वेलकम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कोड जनरेटर को। बेसिकली अब जैसे जैसे हम कोर्स के एंड पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो स्टार्ट में हमने एक पूरा फेजिस का एक फ्लो चार्ट पढ़ा था, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी तक लेक्सिकल एनालाइजर को डिस्कस किया है, हमने सिंटैक्स एनालाइजर को डिस्कस किया है, हमने सिमेंटिक एनालाइजर को डिस्कस किया है, हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कंप्लीट किया है कि कैसे इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। ये सारे काम है जो हम अभी तक बहुत डिटेल में कर चुके हैं। जैसे कि सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर हमने बहुत सारे पार्सर्स को डिस्कस किया है और सिमेंटिक एनालाइजर देखा है, कोड जनरेशन हमने देखी है कि इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो इसी की कंटिन्यूएशन में इसके अगली चीज़ आती है। इसका अगला जो फेज़ है फ्लो चार्ट के अंदर वो है कोड जनरेटर का। बेसिकली आज का टॉपिक ये है। लेकिन इस कोड जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये जो सारे स्टेप्स हमने पढ़े हैं, इन स्टेप्स के अंदर ये जो आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर्स हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। यानी कि इन तीनों को हम कंपाइलर का फ्रंट एंड बोल सकते हैं। और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन और जो कोड जनरेटर होता है इसको हम कंपाइलर का बैक एंड बोलते हैं। ये सारा जो डेटा है ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे लिया गया है। अब इसके अंदर अगर हम ये देखें कि कोड जनरेटर की क्या पोजीशन होती है, तो सबसे पहले फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड के अंदर आपको पता है कि ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि फ्रंट एंड के अंदर लेक्सिकल एनालाइजर भी है, सिंटैक्स एनालाइजर भी है और सिमेंटिक एनालाइजर भी है। यानी कि इनको सोर्स प्रोग्राम मिलता है और ये अपने मुताबिक जो इन्होंने एक्शन परफॉर्म करना होता है वो करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जाता है कोड ऑप्टिमाइजर के पास, कोड ऑप्टिमाइजर से फिर चला जाता है कोड जनरेटर के पास। यानी कि ये वो पार्ट है जिसको हमने भी डिस्कस करना है। और आप देख सकते हैं कि इसको इनपुट क्या मिल रही है, इसको इनपुट मिल रही है इंटरमीडिएट कोड, और आउटपुट क्या जा रही है बाहर, आउटपुट जा रही है टारगेट प्रोग्राम, इससे बनता है। बेसिकली रिक्वायरमेंट्स इम्पोज ऑन द कोड जनरेटर आर सिवियर। ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी सीवियर किस्म की इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोड जनरेटर पे। The target program must preserve the semantic meaning of the source program and be of high quality. Of course जो हमारा टारगेट प्रोग्राम है, यानी कि जो टारगेट प्रोग्राम कोड जनरेटर से पास होने के बाद निकलेगा, उसका कोई सिमेंटिक मीनिंग होना चाहिए। मतलब उसका सिंटैक्स वाइज तो होगा लेकिन सिमेंटिक वाइज भी उसका कोई मतलब होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए उस टारगेट प्रोग्राम की, ताकि आगे कंपाइलर उसको इजीली प्रोसेस कर सके। इसके अलावा इट मस्ट मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और इसको जो भी कंपाइलर को अवेलेबल रिसोर्सेज को दिए गए हैं, अवेलेबल हैं, उनको उनको यूज़ करते हुए उसका इफेक्टिव यूज़ करना चाहिए उसको। इसके अलावा सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जो कोड जनरेटर है उसकी अपना वो खुद भी एफिशिएंट होना चाहिए, कि हम ऐसा कोड जनरेटर बनाएं जो खुद भी एफिशिएंटली रन करे। अच्छा, अब कोड जनरेटर बनाने में कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस करते हैं। अब उन इश्यूज या चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, करेक्टनेस क्राइटेरिया जो किसी कोड जनरेटर का होता है, यानी कि हम बोलते हैं कि अगर कोई कोड जनरेटर जो है वो अच्छा है, वो करेक्ट है, तो उसका जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो करेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई कोड जनरेटर आपका बड़ा एफिशिएंट है, बड़ा तेज चलता है, लेकिन वो आपका करेक्ट कोड ही जनरेट नहीं करता, लाइक आपने पीछे से इनपुट दिया है कोड जो कि दो नंबर्स को सम करता है, फ्लोट नंबर को सम करता है, और आगे से वो ऐसा आपको एक टारगेट कोड जनरेट कर दे जो कि दो इंटीजर नंबर्स को सम करता हो, फ्लोट को सम ही ना करता हो, तो वो ऑफ कोर्स करेक्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो कोड जनरेटर का यही होना चाहिए कि उसको करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करनी चाहिए। सेकंड ये है कि आपका इसकी जो करेक्टनेस है उसकी सिग्निफिकेंस इस बात पर भी होती है क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ स्पेशल केसेस दैट अ कोड जनरेटर माइट फेस, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जो कोड जनरेटर फेस कर सकता है, इसलिए उसको हर चीज़ के लिए करेक्ट कोड देना होता है। अब हम वन बाय वन इश्यूज डिस्कस करते हैं, वो चैलेंजेस डिस्कस करते हैं जो कोड जनरेटर को फेस होते हैं। उनमें से सबसे पहला चैलेंज है इनपुट टू द कोड जनरेटर, कि कोड जनरेटर को इनपुट क्या देनी है। यानी कि आपका जो ये वाला जो सेक्शन है वो डील करता है इनपुट को, कि कोड जनरेटर जो है वो इनपुट उसको किस तरह की देता है। बेसिकली जो कोड जनरेटर की जो इनपुट होती है वो हमने अपनी डायग्राम में भी देखा है। जो कोड जनरेटर को जो इनपुट पीछे से आ रही होती है ये वाली, वो होता है इंटरमीडिएट कोड। यानी कि जो कोड जनरेटर को इनपुट मिलती है वो होता है इंटरमीडिएट कोड सोर्स प्रोग्राम का। अब वो इंटरमीडिएट कोड किस तरह से हम अपने कोड जनरेटर को दे सकते हैं। अब उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें हम वो कोड अपने कोड जनरेटर को दे सकते हैं। अब वो जो इनपुट जो इंटरमीडिएट कोड है
वो इंटरमीडिएट कोड 3 एड्रेस फॉर्म में भी हो सकता है, जो हमने 3 एड्रेस कोडिंग स्कीम पढ़ी है वो उसमें भी हो सकता है, जो कि एक मोस्ट कॉमन तरीका है देने का। इसके अलावा अगर हम वर्चुअल मशीन की रिप्रेजेंटेशन देखें तो बाइट कोड की फॉर्म में भी वो हो सकता है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन में यानी कि पोस्ट फिक्स नोटेशन में भी वो हो सकता है। इसके अलावा वो ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि वो कोई सिंटैक्स ट्री हो सकता है या डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ हो सकता है। तो इन सब फॉर्म में हमें जो कोऑर्डिनेटर को इनपुट देनी होती है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि हम हर केस में ये देखें कि कोऑर्डिनेटर को हम इनपुट किस फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये हमारे कोड टू कोड या कंपाइलर टू कंपाइलर ये चीज़ वेरी करती है, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा यूज़ होता है वो 3 एड्रेस कोडिंग स्कीम ज़्यादा यूज़ होती है। दूसरी बहुत अहम बात जो कि हमारा जो हम इनपुट दे रहे हैं कोऑर्डिनेटर को उसमें देखी जाती है, वो होती है कि इनपुट मस्ट बी एरर फ्री, कि जो आप इनपुट कोऑर्डिनेटर को दे रही हो ना वो एरर उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये देखें कि जो इंटरमीडिएट कोड कोऑर्डिनेटर को जा रहा है, उस कोऑर्डिनेटर को जो इंटरमीडिएट कोड जा रहा है, अभी इस इंटरमीडिएट कोड में एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एरर होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी कंपाइलर के लिए। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें मेन है कि हमने किस फॉर्म में उसको किस शेप के अंदर उसको इनपुट देनी है, और दूसरा कि वो इनपुट एरर फ्री होनी चाहिए। सेकंड चैलेंज जो हम फेस करते हैं कोऑर्डिनेटर में वो होता है टारगेट प्रोग्राम। अब ये जो टारगेट प्रोग्राम होता है ये डील करता है आउटपुट के साथ, क्योंकि इससे जो हमें चीज़ मिलती है कोऑर्डिनेटर जनरेटर से वो टारगेट कोड होता है। तो ये जो डील करता है ये आउटपुट से डील करता है, यानी कि पहला वाला जो पॉइंट था वो इनपुट से डील करता था कि किस फॉर्म में इनपुट देनी है, ये वाला पॉइंट आउटपुट से डील करता है कि किस फॉर्म में वो उसकी आउटपुट हमें रिक्वायर होगी। तो जो टारगेट मशीन होती है उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट का आर्किटेक्चर होता है, यानी कि उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन सेट का आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कोड जनरेटर की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो कि हाई क्वालिटी का मशीन कोड जनरेट कर रहा है। सो बेसिकली जो कॉमन आर्किटेक्चर यूज़ किए जाते हैं आउटपुट एंड पे वो 3 होते हैं। एक होता है RISC जिसका मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एक होता है CISC जिसका मतलब होता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एक होता है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। अब इन तीनों की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम देखते हैं। जो RISC है वो अगर आप इनमें से अगर मैं आपको पहले इसका फ्लैशबैक दूं तो इसके अंदर जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हम ये इस्तेमाल करते हैं कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, लेकिन ये वेरी करता है इस बात पे कि हमारा कंपाइलर किस तरह का है। अब जो RISC है उसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो मैनी रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट जो CISC है उसके अंदर जो हम बहुत कम रजिस्टर यूज़ करते हैं। जो RISC है उसके अंदर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं, लेकिन CISC में 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं। RISC जो है उसमें सिंपल एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, यानी कि जो एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जो हम जो एड्रेसेस को मैप करते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन CISC में वो काफ़ी ज़्यादा एड्रेसिंग मोड यूज़ होते हैं। इसके अलावा RISC के अंदर सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट होता है, लेकिन जो CISC है उसके अंदर जो वेरिएबल लेंथ की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि जो रिस्क है उसके अंदर आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट की लेंथ होती है वो फिक्स होती है। लाइक अगर आपका इंस्ट्रक्शन सेट की लेंथ 16 है तो वो 16 के सारे चलते हैं, लेकिन CISC के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट की जो लेंथ होती है इंस्ट्रक्शंस की वो वेरिएबल होती है। आखिर में फिर आते हैं स्टैक बेस्ड जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। अब इसके अंदर जैसे इसका नाम है ये स्टैक को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर इनका काम इस तरह से होता है, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखना कि इसका ये काम किस तरह से करते हैं। काम ये ऐसे करते हैं कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर ऑपरेंड्स आते हैं ये उनको स्टैक पे पुश करते हैं, और जो ऑपरेशंस होते हैं जो स्टैक की टॉप पे ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर इसके पास फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग आई है A+B, अब इसके अंदर जो आपके ऑपरेंड्स हैं ऑपरेंड्स को वो स्टैक पे पुश करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास A आया है वो A को स्टैक पे पुश कर देगा, B आया B को स्टैक पे पुश कर देगा, उसके बाद जो ये प्लस है फिर स्टैक से पॉप करके वो इनको प्लस करेगा। यानी कि जब भी ऑपरेंड्स आते हैं तो वो स्टैक पे पुश करते हैं, और जो ऑपरेशंस टॉप ऑफ द स्टैक होते हैं उनको लेते हैं, उनके स्टैक के टॉप पे जो भी ऑपरेशन होता है उसको वो यूज़ करते हैं। अच्छा, आजकल ये इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि जो स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि स्टैक के अंदर जो आपकी जो स्वैपिंग होती है या जो आपकी जो कॉपिंग का ऑपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्वैपिंग होने की वजह से स्टैक से पुश करना पॉप करना, उस वजह से ये जो है चीज़ें हैं वो कम यूज़ होती हैं। उसके बाद तीसरा जो चैलेंज फेस होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन का। अब जैसे कि हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेटर होता है
वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको मैप करता है जाके टारगेट कोड पे, यानी कि उसको हम इंटरमीडिएट कोड देते हैं जो हमने बनाया है, वो एज इट इज़ उस इंटरमीडिएट कोड के बदले हमें टारगेट कोड दे देता है जो कंपाइलर का एंड होता है, जो कंपाइलर ने चलाना होता है। अब होता कैसे है वो हम इसकी एग्जांपल से देखते हैं। इसके अंदर एक चीज़ जो हम एंड पे भी देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा, कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका सीक्वेंस मैटर करता है, कि अगर उनका सीक्वेंस हम चेंज कर दें तो हमारा आउटपुट डिस्टॉर्ट हो जाती है, या वो आउटपुट जो है वो ठीक रिजल्ट आता नहीं है उसका। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल C++ का एक कोड है, A=B+C और D=A+E। अब ज़रा लॉजिकली इसको समझें कि ये हो क्या रहा है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यूज सम हो रही हैं और ए में स्टोर हो रही हैं। अब ये जो ए में स्टोर हो रही है ये आगे मज़ीद कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है, यानी कि A+E। इसका मतलब कि अगर हम B+C का जो सिलेक्शन है वो हम बाद में नहीं कर सकते, कि अगर हम ये कहें कि इसको हम पहले चला लें D=A+E को, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो ऊपर से कैलकुलेट होकर नीचे आनी है, तो इसलिए इसको पहले चलाना पड़ेगा और ये बाद में चलेगी। अब इसके अगेंस्ट हम हमारे पास जो कोड जनरेट होता है हम उसको देखते हैं कि वो क्या कोड जनरेट होता है इसके अगेंस्ट। अब क्योंकि ये जो कोड हमारा है, जो हम टारगेट कोड जिसको ले रहे हैं, आप ये समझें कि ये असेंबली का कोड है। ये हमने जो असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है। अब उस असेंबली लैंग्वेज के कोड के अगेंस्ट हम देखते हैं कि ये कैसे होती हैं। सबसे पहले आपका है B+C। तो ये जो B है इसको हम एक रजिस्टर में लोड कर लेते हैं। ये जो B है इसको हम एक रजिस्टर में लोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये जो B है इसको हम एक रजिस्टर में लोड कर लेते हैं, यानी कि मैंने लिखा LD का मतलब लोड B को एक R0 रजिस्टर के अंदर लोड कर लिया। इसके अगेंस्ट जो हो रहा है मैंने वो भी लिखा है कि इसका मतलब है कि R0 B, यानी कि जो R0 है उसके अंदर B स्टोर हो रहा है। अब लोड कर दिया, B में जो वैल्यू थी वो R0 रजिस्टर में आ गई, यानी कि अगर आप इसको समझें तो ये ऐसे भी हो सकता है कि जो ये R0 रजिस्टर था, R0 रजिस्टर के अंदर B की वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस B को हमने ऐड करना है C के अंदर। तो अब इंस्ट्रक्शन है ऐड की, यानी कि अब ऐड किए आपने RO के अंदर जो भी था, यानी कि B की वैल्यू थी उसको आपने C में ऐड किया, और जो इसका आंसर आया है यानी कि B+C का जो आंसर आया वो चला गया RO के अंदर। यानी कि अब RO के अंदर आपके पास जो आंसर है वो B+C का आंसर है, यानी कि B+C का जो आंसर था ना सारा, अब वो चला गया RO के अंदर। अब ये जो RO है, जो भी इसका जवाब है उसको आपने स्टोर करना है A में। तो ST का मतलब स्टोर, तो आपने A के अंदर जो RO की वैल्यू थी वो आपने A के अंदर स्टोर कर दी। अब ये जो A की वैल्यू है, अब क्योंकि ये अगली कैलकुलेशन में यूज़ होनी है, तो अब ये जो A की वैल्यू है इसको फिर आपने लोड किया एक रजिस्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल इस RO के अंदर आपने फिर ये A की वैल्यू को लोड किया। उसके बाद इस A को आपने ऐड करना E में, तो आप लिखेंगे ऐड RO, E, यानी कि E को RO में ऐड कर दें, और RO में पहले पड़ा हुआ A, तो बेसिकली A को E में ऐड करके जो स्टोर कर दें वो RO में स्टोर कर दें, यानी कि A+E का जो आंसर है वो अब RO में पड़ा हुआ है। अब इसकी जो इसका आंसर RO में पड़ा हुआ है, इसका जो आपने फाइनली स्टोर करना है वो करना है D के अंदर। तो आप लिखेंगे STD, RO, यानी कि जो RO में पड़ा हुआ है वो आप D में स्टोर कर दें। एक बात ये याद रखनी है कि लोड और स्टोर ये दो इंस्ट्रक्शंस आपकी होती हैं। अब जो लोड होता है वो आप किसी भी वेरिएबल से रजिस्टर में लोड करते हैं, लेकिन जो स्टोर होता है वो आप किसी रजिस्टर से वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो इनका ऑर्डर जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर सीक्वेंस मैटर करती है, हम आगे भी देखेंगे कि हमारे पास स्टेप 3 और 4 में सीक्वेंस मैटर करती है। यानी कि अगर तो आप यहाँ पर ए को पहले लोड कर दें और ए में वैल्यू स्टोर ना करें, यानी कि इस ए के अंदर वैल्यू स्टोर ना करें, उसको पहले ही लोड कर दें, तो वो आपका आंसर ख़राब आएगा, क्योंकि ए के अंदर या तो गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी या कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी होगी, तो वो आपका आंसर वहाँ पर ख़राब आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। उसके बाद आता है रजिस्टर एलोकेशन। रजिस्टर एलोकेशन के अंदर की प्रॉब्लम है कोड जनरेटर की। ये डिसाइड करना है कि के व्हाट वैल्यूज़ टू होल्ड इन व्हाट रजिस्टर्स, कि किन वैल्यूज़ को किन रजिस्टर्स के अंदर आपने रखवाना है। क्योंकि हमें पता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो फास्टेस्ट कंप्यूटेशनल यूनिट होते हैं किसी भी टारगेट मशीन का।
बट यूजुअली वी डोंट हैव एनफ मेमोरी टू होल्ड ऑल वैल्यूज़, कि बाज़ दफ़ा इतनी मेमोरी नहीं होती कि हम सारी वैल्यूज़ को स्टोर करें। सो वैल्यूज़ नॉट हेल्ड इन रजिस्टर्स नीड टू रिजाइड इन मेमोरी, तो जो वैल्यूज़ रजिस्टर में स्टोर नहीं होती उनको फिर हमें मेमोरी में स्टोर करना होता है। So instructions involving register operands are shorter and faster than of memory operands. Of course registers में जो चीज़ें होती हैं वो shorter और faster होती हैं memory के operand से। सो बेसिकली तो यूज़ ऑफ रजिस्टर जो है वो सब डिवाइड करते हैं उनको दो सब प्रॉब्लम्स में। एक होता है रजिस्टर एलोकेशन और एक होता है रजिस्टर असाइनमेंट। रजिस्टर एलोकेशन होता है कि ड्यूरिंग विच वी सेलेक्ट द सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट विल रिजाइड इन रजिस्टर एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कि कौन सी वैल्यू किस रजिस्टर में होती है, एलोकेशन जो हम करते हैं। सेकंड होता है रजिस्टर असाइनमेंट, इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग विच वी पिक द स्पेसिफिक रजिस्टर दैट अ वेरिएबल विल रिजाइड इन, कि वेरिएबल जिसके अंदर रह रहा है उसको हम किसी भी स्पेसिफिक रजिस्टर को जो पिक करते हैं उसको हम रजिस्टर असाइनमेंट बोलते हैं। और आखिरी हमारे पास जो चैलेंज होता है जो कंपाइलर को डिज़ाइन करने का, कोड जनरेटर का, वो है एवेल्यूएशन ऑर्डर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई अपनी कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशली ये काम कंप्यूटेशन में होता है, तो उसमें जो ऑर्डर इन विच द कंप्यूटेशंस आर परफॉर्म्ड कैन अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द टारगेट कोड, कि अगर हम उसका जो ऑर्डर होता है कंप्यूटेशन का, वो उसका ऑर्डर डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ टारगेट कोड पे, जो टारगेट कोड की एफिशिएंसी है उस पर। As we see, some computation orders require fewer registers to hold intermediate results than others, कि कंप्यूटेशन ऑर्डर जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि हम कम रजिस्टर यूज़ करें किसी इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए। तो बहरहाल अगर हम उसके अंदर अपना जो ऑर्डर है अगर वो चेंज करते हैं तो उस ऑर्डर चेंज करने से हमारी आउटपुट जो है वो इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर इसी एग्जांपल को देखें तो आपका ये B प्लस C A में स्टोर हो रहा है और वो A फिर आगे E के साथ ऐड होकर D में स्टोर हो रहा है, जिसके अगेंस्ट हमने अपना एक टारगेट कोड लिखा था। अब इसके अंदर आप देखें कि जो ये नंबर 3 इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर जो B प्लस C की वैल्यू RO में थी वो A में स्टोर हो रही है और उसके बाद वो A दोबारा लोड हो रहा है कैलकुलेशन के लिए। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, अगर मैं ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शन को पहले जो है वो लोड करवा दूं, तो अगर मैं A को पहले RO में लोड करवा दूंगा, अभी तक उसमें B प्लस C का जवाब नहीं किया, A के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ गार्बेज है। अगर उसको मैं पहले ही लोड करवा दूं और बाद में स्टोर करूं तो शायद उस स्टोर करवाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही लोड करवा चुका हूं उसके अंदर। तो अगर इनका ऑर्डर आप चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर चेंज करने से आपकी जो आउटपुट है वो इफेक्ट हो सकती है। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस सम चैलेंजेस फेस टू द कोड जनरेटर, और उसको हमने देखा कि ये इनको हम डिज़ाइन इश्यूज़ हमने कहा कि ये कोड जनरेटर के डिज़ाइन इश्यूज़ होते हैं।